students, today I will be discussing with you the muscular system. जो muscular system होता है, जो muscular tissue होते हैं, वो एक तरह का excitation के द्वारा, contraction के द्वारा important functions को play करते हैं हमारी body में. तो एक तरह का ये specialized tissue होता है animal cells में, जिसकी वजह से हमारे जो different parts होते हैं body के, उनमें संकुचन की प्रक्रिया निहित होती है. और ये जो बने हुए होते हैं थिन और एलोंगेटेड सेल्स के, जिसको हम कहते हैं मसल फाइबर्स. ये जो मसल फाइबर्स होते हैं, इनकी वजह से ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का लोकोमोटरी इवेंट परफॉर्म हो पाता है. इसका जो साइटोप्लाज्म होता है मसल फाइबर्स का, उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म. और इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, हम उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो मेम्ब्रेन इन मसल फाइबर्स को सराउंड करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको सराउंड करता है, उनको हम कहते हैं सार्कोलीमा. तो सार्कोलीमा सराउंड करता है इन एलोंगेटेड और थिन सेल्स को, जो कि मसल फाइबर्स कहलाती हैं. उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं. इनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ये जो प्रॉपर्टी होती है मस्कुलर टिश्यू की कंडक्टिविटी करने के लिए, उसकी जो डिग्री होती है वो नर्वस टिश्यू के मुकाबले थोड़ी कम होती है. फिर भी अगर हम बात करें कि जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इनकी स्पेशल मॉडिफिकेशंस के द्वारा होते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ इसके सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है. एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है परफॉर्मेंस के लिए, मस्कुलर वर्क के लिए, वो हमें मिलती है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड सब्सटेंसेस के द्वारा. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें कि जैसे इनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना. तो ये जो एबिलिटी होती है मसल सेल्स की, कि ये अपने आप अपनी लंबाई में जैसे ही इनको कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये शॉर्टन हो जाती हैं. एक्सटेंसिबिलिटी मतलब रिलैक्सेशन की अवस्था में एक जो मसल फाइबर है वो पूरी तरह से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी या रिलैक्स स्टेट. देन फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी एक और प्रॉपर्टी है, जिसके द्वारा जो मसल्स हैं वो रिकॉइल बैक हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल लेंथ में. एक्साइटेबिलिटी मतलब जो भी आपको स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस मतलब कोई भी आपको प्रेरक जो मिलता है, जिसके द्वारा मसल टिश्यू को संदेश मिलता है कि अभी उसे कॉन्ट्रैक्शन करना है, वो उसको मोटर न्यूरॉन या हार्मोन के द्वारा निर्देश मिलता है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मस्कुलर टिश्यू की, वो कंट्रैक्टिबिलिटी भी हो सकती है, वो एक्सटेंसिबिलिटी भी हो सकती है, इलास्टिसिटी भी हो सकती है और एक्साइटेबिलिटी भी हो सकती है. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द मस्कुलर टिश्यू. ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये एक साथ बंडल टुगेदर होते हैं, जिसमें कि बाहर की ओर एक टफ कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये घिरे हुए होते हैं. तो ये जो बाहरी टफ कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम कहते हैं इपीमाइसियम. अब जो बंडल हैं नर्व सेल्स के, जो कि रन करते हैं लॉन्ग फाइबर्स में, जिसको हम कहते हैं फेसिकल्स, और ये सराउंडेड होते हैं इपीमाइसियम से. अब ये जो फेसिकल्स हैं, अगेन दे आर सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम के द्वारा ही फ्लो होता है नर्व्स का और ब्लड का इंडिविजुअल फाइबर सेल्स में. एक और प्रोटेक्टिव लेयर आता है, जिसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम, जो कि सराउंड करता है फाइबर्स को. ये जो लेयर्स होते हैं और ये जो मसल्स होती हैं, इनके द्वारा ही कॉन्ट्रैक्शन होता है डिफरेंट पार्ट्स का जो मसल्स के होते हैं. जो डिफरेंट जो बंडल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में स्लाइड पास्ट करते हैं, जिसको कि हम एक तरह का कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, जो हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है. अब ये जो इपीमाइसियम है, वो क्या कनेक्ट करेगा? टेंडन्स को अटैच टू द पेरियोस्टियम कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बोन्स को सराउंड करते हैं, जिससे कि मूवमेंट होता है स्केलेटन का जब मसल्स का संकुचन होता है. तो जो इपीमाइसियम है वो कनेक्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को, जिससे कि एक फोर्स होता है ऑर्गन्स में, जिससे कि कंट्रोल होती है हर वो चीज़ फ्रॉम सर्कुलेशन टू ऑल फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स टू फूड प्रोसेसिंग, विच इज़ डन इन द डिफरेंट
इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द बॉडी। तो स्ट्रक्चर में जो हम मस्कुलर टिश्यू में जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं, अगर हम इसको डायग्राम से विजुलाइज करें तो इस तरह का हम देख सकते हैं कि कोई भी आपका मसल फाइबर है, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है स्केलेटल सिस्टम से। स्केलेटल सिस्टम में हम देखते हैं कि बोन से ये कनेक्टेड है। टेंडन्स के द्वारा हम देखें कि बाहर का जो लेयर है रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज इपीमाइसियम। अंदर की ओर जो फेसिकल्स हैं दे आर सराउंडेड बाय द पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई इज ऑल्सो प्रेजेंट। इंडिविजुअली इनसाइड दीज फेसिकल्स द सेल्स दे आर सराउंडेड बाय एंडोमाइसियम। तो हम क्या देखते हैं कि जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके जो सेल्स होती हैं सबसे अंदर की ओर, वो तो सराउंडेड होती हैं एंडोमाइसियम से। फिर वो खूब सारी सेल्स एक झुंड बनाती हैं, दैट इज़ नोन एज फेसिकुलस। फेसिकुलस की जो कवरिंग होती है वो पेरीमाइसियम बनाती है। तो खूब सारे फेसिकुलाई यहाँ पे जुड़ जाते हैं और फिर वो अल्टीमेटली कनेक्टेड होते हैं, कवर्ड होते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग से, जिसको हम कहते हैं इपीमाइसियम। और ये सब कुछ कनेक्टेड होता है बोन से बाया टेंडन। नाउ अगर हम बात करें कि जो क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू का, तो हम उसको क्लासिफाई का जो आधार रखते हैं वो क्रॉस स्ट्राइएशंस के आधार पर भी रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंट्रोल के आधार पर भी रखते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस स्ट्राइएशंस, मतलब स्ट्राइएशन मतलब लाइन जैसी संरचना उपस्थित होना, स्ट्राइएटेड सेल्स और नॉन स्ट्राइएटेड सेल्स हो सकती हैं। और अगर हम बात करें बेसिस ऑन नेचर ऑफ कंट्रोल की, तो वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी भी हो सकता है। वॉलंटरी मतलब आपके द्वारा नियंत्रित है, इनवॉलंटरी इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्केलेटल मसल्स पूरी तरह से वॉलंटरी हैं, कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी हैं, विसरल मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं। तो ये 3 प्रकार की जो सेल्स होती हैं आप देख सकते हो इस डायग्राम में, स्केलेटल मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल और स्मूथ मसल सेल्स। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि जो आपकी स्केलेटल जो मसल्स हैं दे आर showing cross striations which are very visible, and you can see कि they are cylindrical structures and they are multinucleated. As you can see, they are performing important functions by getting associated with the skeletal system. Or next is your cardiac muscles associated with your heart, which you can see that they are depicting very smooth nature, uninucleated nature. And then also you are having involuntary activities performed by the smooth muscles associated with your visceral organs. अब अगर हम बात करें कि जो स्केलेटल मसल टिश्यू होता है वो क्या काम करता है, आपने देखा कि वो हमारी बोन्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि एनिमल सेल्स, एनिमल का जो मूवमेंट होगा, लोकोमोशन होगा, वो उसके द्वारा ही होगा। जबकि आपका मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम एक साथ काम करेगा तब। ये जो मसल्स हैं वो स्ट्राइएटेड होती हैं क्योंकि उनमें लाइट और डार्क बैंड्स आपको दिखाई देते हैं, लाइन नुमा संरचना दिखाई देती है। ये जो लाइट और जो डार्क बैंड्स होते हैं दे आर इन फैक्ट सार्कोमियर्स, एक यूनिट बनाते हैं वो, और वो जो यूनिट बनती है उसको हम कहते हैं सार्कोमियर, जो कि हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं, जैसे कि एक्टिन, मायोसिन और स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। और ये पूरा वो प्रॉपर्टीज़ जो हम मसल्स की करते हैं, जो हमने पहले देखी थी स्लाइड में कि प्रॉपर्टीज़ जो होंगी मसल्स की, जैसे कि उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी या एक्सटेंसिबिलिटी होगी, तो उसके द्वारा संपन्न होगी। ये पूरी तरह से वॉलंटरी मसल्स हैं। 40% तक हमारी बॉडी का जो मास होता है वो इन स्केलेटल मसल्स के द्वारा संपन्न होता है। हर स्केलेटल मसल में मायोफिब्रिल्स की बनी हुई होती है। जो सेल्स होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर होती हैं, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड इन नेचर होती हैं। अब अगर हम बात करें कि स्मूथ मसल टिश्यू, ये जो स्मूथ मसल टिश्यू हैं ये पूरी तरह से नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, वो पूरी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के निर्देश में होते हैं। विभिन्न प्रकार की हमारी विसरल ऑर्गन्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनके द्वारा नियंत्रित होती हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं इन कंपैरिजन टू स्केलेटल मसल फाइबर्स दे आर वेरी थिन,
और बहुत अरेंजमेंट जो होता है वो रैंडमली अरेंज होता है, इसमें किसी प्रकार का हमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं दिखाई देता है। और इस स्पिंडल शेप्ड संरचना में हमें दिखाई देती हैं जिनमें कि सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Now coming to the cardiac muscle tissue, जो कि हमारे पंपिंग ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, which is responsible to keep the circulation and movement, that is our heart। और ये जो इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जिसके द्वारा जो हार्ट होता है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में, और उस तरह से हम देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो एंटर होता है हार्ट में वापस से। तो इट इज़ अ सर्कुलेशन विच इज़ कीपिंग हार्ट, लंग्स एंड द टिश्यूज इन कोऑर्डिनेशन परफॉर्म्ड बाय दी स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर नोन एज द कार्डियक सेल्स। और ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स कार्डियक मसल सेल्स को हम कार्डियोमायोसाइट्स भी कह सकते हैं। ये सिंगल सेल या यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, और ख़ास बात होती है कि ये जुड़ी हुई रहती हैं, और ये जो जंक्शन पॉइंट बनाती हैं उनको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है, मतलब कोई भी चीज़ जंक्शन में कैसे जुड़ेगी, कोई भी चीज़ जंक्शन में किसी ग्लू के द्वारा जुड़ेगी, और ये जो ग्लू का जो काम होता है वो स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलीमा के द्वारा किया जाता है। स्पेशलाइज्ड जो संरचनाएं होती हैं इनको हम डेस्मोसोम्स कहते हैं। अब ये जो हमने देखा कि जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग प्रकार के फंक्शंस करने के लिए, और ये क्योंकि कनेक्टेड रहता है हमारे नर्वस टिश्यू के साथ में, कनेक्शन रहता है इसके नर्व बंडल्स के साथ में। जो भी सूचना ब्रेन सेल से इम्पल्स के द्वारा मिलती है मसल्स को, उसके द्वारा ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होगी। हर मसल सेल में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उदाहरण के रूप पर एक्टिन और मायोसिन, और इनका ही होता है एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म जिसके द्वारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस संपन्न हो पाता है। एक मस्कुलर सेल का कॉन्ट्रैक्शन लगभग 70% इन लेंथ तक हो सकता है। एक इंटायर जो मसल है वो शॉर्टन कर सकती है अपने पूरे कॉन्ट्रैक्शन में, और जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है उसकी वजह से ही किसी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होता है। उसी ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट के अलावा जितना भी हमारे फिजियोलॉजिकल इवेंट्स हमारे विसरल ऑर्गन्स करा रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जो काम कर रहे हैं, वो स्क्वीजिंग अप कर रहे हैं, वो इनके द्वारा ही संपन्न हो पाता है। उसी प्रकार से जो हमारा पंपिंग जो मैकेनिज्म होता है हार्ट का, उसके जो चैम्बर्स होते हैं ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, उनमें जो पंपिंग मैकेनिज्म है बिटवीन ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, वो भी इन सेल्स के द्वारा ही संपन्न हो पाती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू।